हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। मैं क्या कर रही थी अभी? थोड़ा सा मेडिटेशन कर रही थी। भैया ज़रूरी होता है ना, तो आपको भी ये ज़रूर करना चाहिए। यही हम इस चैप्टर में देखते आ रहे हैं, है ना। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारी हेल्थ पे था, वो हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। बस अब ये एक आखिरी पार्ट बाकी रह गया है, ठीक है। तो अब हमने अपनी हेल्थ में क्या क्या चीज़ें सीखी और देखी। हमने देखा कि भैया हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है WHO के हिसाब से, कि भैया जो पर्सन सोशली, मेंटली, फिजिकली और डिजीज फ्री होता है वही पर्सन हेल्दी कहलाता है। फिर हमने इनकी क्लासिफिकेशन देख ली कि भैया अब डिजीजेज हमने पढ़े। डिजीजेज जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, यानी दो तरीके के होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब उनमें क्या वैरायटीज होती है, यानी कौन कौन से डिजीजेज इनके अंदर आते हैं, वो सारी चीजें भी हमने पढ़ ली। अब डिजीजेज तो हम पढ़ के आ चुके हैं, आगे अब हम क्या पढ़ेंगे? अब डिजीजेज का हम क्या पढ़ेंगे? अगर किसी को डिजीज हो गया है तो भाई ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ये अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। भाई कैसे हैं? बढ़िया है? चकाचक खा पी के बैठे हैं कि नहीं? फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद हेल्दी वाला खाना खाइए जाके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। अगर कोई डिजीज आपको हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, है ना। कैसे ट्रीटमेंट होगा? सो अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो जा रहा है, किस चीज से? हमें प्रोटेक्ट करने से इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट। मतलब अगर हमें हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, हम बीमार हो गए, बीमार पड़ गए हैं और हमारी बॉडी खुद से उसको हील नहीं कर पा रही, खुद से फाइट नहीं कर पा रही, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया है, ठीक है, तब हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डॉक्टर हमें क्या देगा? डॉक्टर हमें मेडिसिन देगा जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो वो जो मेडिसिन होंगी जो वो देगा एंटीबायोटिक। कब? अगर हमें कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल को हिट करती है, यानी बैक्टीरिया को मार देती है, ठीक है। जिस बैक्टीरिया से हमें डिजीज हुआ है उस बैक्टीरिया को वो मार देगी। एंटीबायोटिक जो होती है वो सिर्फ बैक्टीरियल इंफेक्शंस पे ही काम करती हैं, वो वायरल इंफेक्शंस पे काम नहीं करती है। ना ही कोई प्रोटोजोआ से अगर हमें कोई इंफेक्शन हुआ है तो उस पर भी वो काम नहीं करेगी, यानी वायरस और प्रोटोजोआ या किसी और तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एंटीबायोटिक्स कभी भी काम नहीं करती। वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल को टारगेट करती है और बैक्टीरियल सेल के भी वो वाले पार्ट्स टारगेट करती हैं जो हमारे सेल से डिफरेंट हो, वरना तो फिर वो हमारे सेल मारने लग जाएगी, है ना। तो भैया ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। सो दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस और डिजीजेस जो कि फैलते हैं किससे? प्रोटोजोआ से। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक एक्सीडेंटली डिस्कवरी हो गई थी एक एंटीबायोटिक की, जिस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। एक्चुअली में इसके ऊपर काम नहीं हो रहा था, इसके ऊपर वर्क नहीं हो रहा था। एक्चुअली में रिसर्च हो रही थी उन्हीं हार्मफुल बैक्टीरिया के ऊपर जो बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन गलती से क्या हो गया? गलती से हमें मिल गई दवाई, यानी एंटीबायोटिक, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन, ठीक है। डिस्कवरी किसने करी थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है वो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो बैक्टीरिया पे ही स्टडी करते थे लंदन में। अब उन्होंने बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा था। उन्होंने विंडो के आसपास जो पेट्री डिश है जिसके अंदर वो ग्रो कर रहे थे वो रख दिया था। अब हुआ क्या कि विंडो से कुछ स्पोर्स उड़कर आ गए मोल्ड के, और मोल्ड उसके ऊपर डेवलप होने लग गया। वो फेंक नहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे अब उनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है, वो तो मल्टीप्लाई हुए ही नहीं है। तब उन्हें क्या पता चला? उन्हें इसमें कुछ खास बात लगी। उन्हें पता चला कि लगता है इस मोल्ड के अंदर कुछ तो ऐसा सब्सटेंस, कुछ तो ऐसी चीज है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक रही है, यानी बैक्टीरियल सेल किल हो रही है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है मर जा रहे हैं। सो इसकी वजह से ही ये डिस्कवरी अब हो गई, यानी अब पहली एंटीबायोटिक बन गई थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और उसका नाम क्या मिला हमें? पेनिसिलिन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, थ्रू एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं, और इस तरीके से मिलियंस ऑफ लाइफ जो है बच पाई जब बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक दवाई का, एक एंटीबायोटिक का डिस्कवरी जो है हो गई थी। तो बहुत सारी लाइफ, जिंदगी जो है बच गई मरने से, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि लोग इसको जो है सही तरीके से खा नहीं रहे थे, यानी सही डोसेज या सही तरीके से यूज नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से जो इसका इफेक्ट है, जो इफेक्टिवनेस है इस एंटीबायोटिक की, वो कम होने लग गई थी, ठीक है। तो नहीं खा रहे थे सही से, मतलब क्या होता है ये कि भाई आपको जरूरत भी नहीं एंटीबायोटिक की, आप स्टोर पे गए, आप डॉक्टर पे गए नहीं, आपने अपनी
मर्जी से एंटीबायोटिक ली, खा ली, आपको पता ही नहीं है कितना डोसेज मुझे लेना है, कितने दिन तक मुझे लेना है, लेनी है भी या नहीं लेनी। मतलब अगर इन्फेक्शन आपको वायरल हुआ है, कोल्ड एंड कफ है, फ्लू है, तो आप उस पर एंटीबायोटिक खाए जा रहे हो, यानी अपने गुड बैड दोनों बैक्टीरिया को जो है अंदर बॉडी में मार रहे हो, लेकिन इन्फेक्शन तो क्या है, वायरल है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी अब आपके बैक्टीरिया हैं बॉडी में वो लड़ना सीख जाते हैं धीरे धीरे, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो लड़ना सीख जाते हैं। नहीं, बहुत सारे तो मर गए, लेकिन कुछ बचे रह गए जो अब लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जो जिंदा रह गए, सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो यानी उनके अंदर क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। तो अब वो एंटीबायोटिक जो है उससे लड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने और साथ ही साथ ये क्या कर दिया, सर्वाइव करने लग गए और मल्टीप्लाई भी करने लग गए, अपने जैसे और बना लिए, और साथ ही साथ ये भी करते हैं कि कुछ औरों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। तो ये हो जाती है बड़ी समस्या वाली बात। तो यानी अब तक जो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया पे काम कर रही थी, अब वो एंटीबायोटिक उस पे काम करना बंद कर जाएगी, ठीक है। तो अब हमें और नई नई एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करनी पड़ गई थी। ऐसे होती रहती है, नई नई डिस्कवरीज होती रहती है, नई नई एंटीबायोटिक्स, यानी कि और ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर हो वो एंटीबायोटिक निकालनी पड़ती है बार बार। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर। अब मान लो कि आपको 3 दिन की दवाई खानी है, 3 दिन एंटीबायोटिक खानी है, 3 दिन अगर डॉक्टर ने बोला है तो क्यों बोला है, कुछ सोच के बोला होगा। अब जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है अब पहले दिन इसके ऊपर एंटीबायोटिक आई और उसने उससे फाइट किया, ये थोड़ा वीक हो गया, दूसरे दिन थोड़ा और वीक हो गया, तीसरे दिन मैंने दवाई नहीं खाई, आपने दवाई नहीं खाई, तो तीसरे दिन अब क्या होगा, ये एंटीबायोटिक रिकवरी करेगा, यानी वो बच गया है, हम क्योंकि ठीक हो गए, हमें लग रहा है 2 दिन खा के अब तो मुझे बेटर फील हो रहा है, अब मैं तीसरे दिन दवाई नहीं खा रहा या नहीं खा रही, तो तीसरे दिन में क्या होगा, रिकवर कर जाएंगे, हमारी बॉडी में अभी भी हैं, एकदम सही बढ़िया हो गई, ये तो नॉर्मल हो गए, चकाचक हो गए। तो यानी कि कोर्स ना पूरा करने की वजह से हमने इनको वो मौका दे दिया कि ये सर्वाइव कर जाएंगे, और अब इन्हें पहचान हो गई उस एंटीबायोटिक की, अब ये उससे लड़ना भी सीख गए हैं। तो यानी अगर 3 दिन का कोर्स है तो मैं पूरा करना चाहिए, तीसरे दिन फिर क्या होगा, फाइनली उसको जब एंटीबायोटिक दोबारा हिट करेगी तो वो बैक्टीरिया अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके का ये फेनोमेना होता है। अब यहाँ पर क्या है कि यही देखा गया कि वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था। दिस मेक्स कॉमन इन्फेक्शन हार्डर। इससे क्या प्रॉब्लम आ गई थी, कॉमन इन्फेक्शंस भी बहुत मुश्किल हो गए थे ट्रीट करने के लिए इन बेसिक एंटीबायोटिक से, काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, इवन बहुत लोग बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से बीमार भी पड़े और काफी डेथ्स भी होने लग गई, ठीक है। अब ये जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये कैसे कम्युनिटी में फैलता है, इनके काफी सारे तरीके होते हैं। देखो, एक तो इंसानों में आपस में एक दूसरे के थ्रू फैलता है, दूसरा प्लांट्स और एनिमल से भी फैलता है। यहाँ वही 2 साइकिल आपकी बुक में दी हुई है, फटाफट से देख लेते कि ये क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एंटीबायोटिक अगर आप बिना वजह ले रहे हो, यानी जरूरत नहीं है बॉडी को, फिर भी आपने ले लिया, यानी इन्फेक्शन अगर वायरल है फिर भी एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो क्या होगा। जैसे मान लो, चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम एनिमल्स का, देख लेते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों के पास फार्म में एनिमल्स है, जो पालते हैं, उनको अगर उनको कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो गई है, डॉक्टर को इन्होंने बुलाया है, डॉक्टर ने जो है बेवजह एंटीबायोटिक दे दी है। बहुत सारे तरीके के डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो इतना सोचते नहीं, एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही होते हैं कि चलो हर कुछ भी हुआ है एंटीबायोटिक लिख दो, ठीक है। तो या फिर चलो डॉक्टर ने नहीं भी लिखा है तो इन लोगों ने खुद, इनको लगा जो फार्म में रख रहे हैं अपने एनिमल्स को, कि ये वाली एंटीबायोटिक पिछली बार दी थी तो ये ठीक हो गए थे, अभी भी वैसी सी बीमारी लग रही है, चलो ये वाली एंटीबायोटिक दोबारा दे देते हैं। तो यानी इन्होंने इन एनिमल्स ने एंटीबायोटिक खा ली। अब एनिमल के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ये बटर, घी, दूध, छाछ, ये वो सारी चीजें, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और साथ में अंडे वगैरह, तो इनके अंदर अब जो इनकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया हो गए थे, जो सर्वाइव कर गए थे, बचे रह गए थे, वो चले गए इन डेयरी प्रोडक्ट में, ठीक है, यानी इन्हीं के प्रोडक्ट में, ठीक है। अब ये किसने खाया, ये खाया इंसानों ने, पूरे इंसानों की कम्युनिटी ने। तो वही वाले जो बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले, वो चले गए ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, इंसानों के अंदर। एक तो ये साइकिल हो गया। दूसरा क्या हो गया, अब यही वाले जो एनिमल्स हैं, मान लो इन्होंने पॉटी वगैरह की, इनका जो काऊ डंग, जो गोबर वगैरह है, उससे मैन्योर, खाद वगैरह बनता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कराने के लिए, है ना। तो वो क्रॉप में जो है डाला फार्मर्स ने, ठीक है, क्रॉप में डाला, तो क्रॉप जो है अब ग्रो कर रही है। क्रॉप कैसे ग्रो करती है, क्रॉप जो है सॉइल से सारा न्यूट्रिएंट लेती है, तो जो इनकी फेसिस के अंदर वो बैक्टीरिया थे वो चले गए सॉइल में, सॉइल से चले गए क्रॉप के अंदर। क्रॉप से कहाँ गए, क्रॉप
क्रॉप्स कौन खा रहा है, अब फिर से इंसान खा रहे हैं, तो फिर से इंसानों की कम्युनिटी में चले गए वो। इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स की थ्रू जो है वो बैक्टीरिया जो है वो कौन सा वाला, जो स्ट्रॉन्गर वाला बैक्टीरिया है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, वो कम्युनिटी के अंदर घुस गया है, आ गया है, फैल गया है। अब दूसरा तरीका इंसानों के थ्रू कैसे फैलता है, ठीक है। तो मान लो कि ये कोई इंसान है, अब ये हो गया है बहुत ज़्यादा बीमार, इतना ज़्यादा कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ठीक है। ये हॉस्पिटल में है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर हुई, सीरियस इसको कोई बीमारी कोई दिक्कत हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर हुई हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये तो धीरे धीरे ठीक होने लग गया, लेकिन अब फिर से इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो है सर्वाइव कर गए, बहुत सारे मर गए, ठीक है, लेकिन कुछ सर्वाइव कर गए। तो जो सर्वाइव कर गए बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट लड़ना सीख गए, वो मल्टीप्लाई कर गए। अब इसके आसपास जो भी लोग रह रहे होंगे, जैसे कि हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, जो भी टीम है, तो अब सब लोग सांस वगैरह तो लेते ही हैं, हवा के थ्रू जो है ये फैल गया, या इसने छींका, कफ किया, तो आसपास के पेशेंट्स जो हैं वो भी सांस ले रहे हैं, तो उनके बॉडी के अंदर वो वाले बैक्टीरिया घुस गए, ठीक है। इस तरीके से तो इन लोगों में घुस गए। अब या फिर ये मान लो कि अगर हॉस्पिटल है, ज़्यादा साफ सफाई नहीं है, वहाँ क्लीन नहीं है, तो इस वजह से वो और ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में घुस जाएंगे, जो भी हॉस्पिटल में घूम रहे हैं लोग, आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पेशेंट उसके बाद मान लो ठीक होके जा रहा है घर, तो अब घर में भी अब अपनी फैमिली के साथ रहेगा, वही सेम सांस वगैरह तो लेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो इसकी फैमिली में भी वो जो बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले जो स्ट्रॉन्गर हो गए थे वो चले जाएंगे फैमिली में। इस तरीके से कम्युनिटी में देखो इंसानों के थ्रू फैल जाता है। चलिए अब आगे क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो समाधान क्या है, ई विद्यार्थी। फटाफट से ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाएंगे वीडियो देखने के बाद और फ्री डाउनलोड कर लेंगे जो भी आपको चाहिए, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी, या फिर वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी ने, लेट अस इन्फर, ठीक है। क्या पहचानना है हमको, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया एक थोड़ी सी स्टडी करते हैं, किस चीज़ के बारे में, कह रहे हैं कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, आपको क्या लगता है कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बैक्टीरियल पैथोजन्स के अंदर, ठीक है। पैथोजन मतलब क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया वाले पैथोजन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनके अंदर डेवलप हो कैसे जाती है, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें जिससे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम होती जाए थोड़ी, ठीक है। सो टैकल करने के लिए इस प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एंटीबायोटिक वाइजली यूज करनी चाहिए, यानी कि जब जरूरत है, जब डॉक्टर ने हमें बोला है, जब प्रिस्क्राइब किया है, तभी हमें एंटीबायोटिक खानी है। खुद से जाकर एंटीबायोटिक स्टोर पे जाकर केमिस्ट से बोला कि भैया ये हो रहा है और जो है दवाई दे दो, ये नहीं करना है, गलत तरीका होता है, आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्टर ने अगर आपको बोला है तो भैया डॉक्टर को पता है कि इनको जरूरत है, तो ही मैं ये एंटीबायोटिक लिख रहा हूं, और डोसेज भी वो बताएंगे कि आपको दिन में 3 बार, 2 बार, 1 बार कैसे खानी है, कितने दिन खानी है, 3 दिन होता है, 5 दिन का कोर्स होता है, ये वो बताएंगे आपको। इस किस चीज के बेसिस पे कि अगर आपको जो भी ये फीवर, जो परेशानी हो रही है, आखिर वो हो किस वजह से रही है, पहले वो ये देखेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है, प्रोटोजोआ की किस वजह से हो रही है। तो अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रही है और कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वो टेस्ट वगैरह कराएंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर वो आपको एंटीबायोटिक लिखेंगे कि किस एंटीबायोटिक की आपको जो है जरूरत है और है या नहीं है, ठीक है। सो भैया राइट ड्यूरेशन बताएंगे आपको और वो करेक्ट डोज बताएंगे कि भाई कितने mg चाहिए। अब अलग अलग mg आती है, 25, 50, 100, 200, 250, ठीक है। कितना mg आपको लेना है ये भी डॉक्टर बताएगा, कितनी जरूरत है, क्योंकि क्या होगा, अदरवाइज अगर आप ज्यादा डोसेज खा लोगे तो आप उस वाले बैक्टीरिया के साथ साथ क्या करोगे, अपने हेल्दी बैक्टीरिया को भी किल कर दोगे, जिससे बॉडी में और भी ज्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, जो उसी से फाइट कर रहे हैं बैक्टीरिया वर्सेस बैक्टीरिया चल रहा है, गुड वर्सेस बैड, तो हम गुड को भी मार देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज नहीं करनी चाहिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज हेल्प्स प्रिवेंट द राइज, ठीक है। तो अननेसेसरी यूज अगर आप नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, एंटीबायोटिक का इफेक्ट जो है उतना ज्यादा कम नहीं होगा समाज में, और फ्यूचर जनरेशन भी उन्हीं एंटीबायोटिक को यूज कर पाएगी, नई नई एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरीज जो है नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब यहाँ बताया कि वो बैक्टीरिया जो है वो होता कैसे मतलब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। कैसे वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, कैसे वो उसको रोक लेता है, कैसे उससे फाइट कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ माइक्रोब्स हैं जिन्होंने अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, मतलब रेजिस्टेंस हो गए एंटीबायोटिक के लिए कि भाई एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता उनके अंदर अब आ गई, वो हो गए पावरफुल। अब देखो एंटीबायोटिक खाया, ये जो जितने भी ग्रीन वाले हैं ये सब मर गए, एक ये देखो रेड
वाला ये सर्वाइव कर गया, ये बचा रह गया, इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्गर निकल गया, इसने जो है इनसे लड़ाई कर ली, ताकत आ गई इसके अंदर। अब इसने क्या किया, अब इसके साथ साथ एक और चीज हुई, देखो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को मारती है, ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक को ये नहीं पता है कि गुड क्या है बैड क्या है, वो बस काम करती है बैक्टीरिया के सेल पे। तो भाई गुड बैक्टीरिया को भी वो मार देगी और जो बैड है उसको तो मार ही रही है। तो इससे क्या होगा, गुड बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो भी हम हमारे बॉडी में लड़ेगा कौन, फिर फाइट कौन करेगा, इलनेस से, तो भी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ने में। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये लाल वाला बैक्टीरिया था जो सरवाइव कर गया था, ये अपनी तरह और भी बैक्टीरिया बना लेगा, ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है, बढ़ गया ये, इसकी मात्रा जो है बढ़ गई। अब साथ ही साथ एक और चीज होती है, क्या करता है, जो बाकी के बचे हुए बैक्टीरिया होंगे अब आपकी बॉडी में भी हो सकता है गुड बैक्टीरिया हो या कोई और बैक्टीरिया, उनको भी अपने साथ ले लेगा अपनी टीम में कि चलो आओ मेरे पास बहुत पावर है, ऐसे ऐसे करेंगे, लड़ेंगे, मजा आएगा, ये अपने साथ इकट्ठे कर लेता है सबको और उनको भी बना लेता है अपनी टीम में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट उनको भी बना देता है, उनको भी दे देता है वो पावर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ये तो हमने पढ़ लिया। ये क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यहाँ नीचे ये 3 बॉक्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि रोका कैसे जा सकता है इस चीज को होने से, ठीक है, रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है, ठीक है। तो सपोज अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए और आपने बोला, जैसे यहाँ पर एक बच्चा है वो गया कि मेरी मदर को एंटीबायोटिक की जरूरत है, उनके गले में कुछ दर्द खराश कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है और उनको फीवर भी आ रहा है, तो इस स्टोर वाले केमिस्ट ने क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसे मैं दवाई नहीं दूंगा, जाओ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, अगर जो दवाई उन्होंने लिखी होगी वही फिर मैं दूंगा। तो ये एक सही तरीका है, ठीक है, ये केमिस्ट ने क्या किया, सही किया एकदम। अब इसके बाद यहाँ पर मान लो कि ये लेडी है, इसके फार्म में कैटल्स हैं, इसकी गाय भैंस को कोई दिक्कत परेशानी हो गई, इसने डॉक्टर को बुलाया, उसने डॉक्टर को बोला एक काम करो कि भाई ये कहती है, ये पूछता है डॉक्टर आके कि आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू योर कैटल, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या आप अपने कैटल को एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो ये बोलती है नहीं मैं कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं करती। तो ये भी अब सही मेथड हो गई, यानी इस लेडी ने सही किया कि इसने फालतू में अपनी कैटल को एंटीबायोटिक नहीं दिए, डॉक्टर को बुलाया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा है देखो इट विल डेवलप। अब यहाँ पर नो नो डू नॉट गिव एंटीबायोटिक, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एंटीबायोटिक इंजेक्शंस मत दो अपने कैटल को, ठीक है, इंजेक्शन लेकर ये आए हैं, कोई अंकल हैं, ठीक है, ये इन बच्चे इनको क्या बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक इंजेक्शंस मत दो अपने कैटल को, ठीक है। तो एक बच्चा और बता रहा है कि क्यों नहीं देना, तीसरा बच्चा कह रहा है इसलिए क्योंकि फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, इस वजह से कैटल को अंकल आपको जो है नहीं देना चाहिए एंटीबायोटिक का इंजेक्शन बिन बात फालतू में, ठीक है। तो ये तीनों ही जो सिनेरियोज हैं ये प्रिवेंटिव मेजर हो। यहाँ पर ये लेडी एकदम करेक्ट थी, डॉक्टर को बुलाया और नहीं दी बिन बात। यहाँ पर केमिस्ट एकदम करेक्ट था, यहाँ बच्चे एकदम करेक्ट थे जिन्होंने अंकल को गाइड किया और बताया आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके आसपास कोई अंकल ऐसे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारा, ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, जो हमारा आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, या फिर हमारा सिद्धा या यूनानी, ठीक है, आपने ये वर्ड सुने होंगे यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, है ना। सो ये जो है ये सालों साल यूज करी जाती है, किस चीज के लिए, जो हमारी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, है ना, जो कॉमन बेसिक सी हेल्थ की दिक्कतें हैं वो सब आयुर्वेदा वगैरह से, यूनानी से बहुत इजीली जो है मतलब मैनेजेबल होती है, ठीक हो जाती हैं। और दूसरी चीज इसमें नेचुरल चीजों का यूज बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि नेचुरल हर्ब्स यूज होते हैं, ऑयल यूज होते हैं, मिनरल्स यूज होते हैं, और उससे ही इलनेस को थोड़ा सा मैनेज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, रिकवरी उससे जो है थोड़ी प्रमोट होती है, हेल्प मिलती है। मतलब नॉर्मल हमारी बॉडी लड़ रही है, अब मैंने कोई हर्ब, कोई ऑयल, कोई मिनरल, कोई नेचुरल टाइप का प्लांट, कुछ ऐसी चीजें ले ली हैं तो उससे मेरे को थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी, मैं जल्दी रिकवर कर पाऊंगी, ठीक है। ये आयुर्वेदा का काम है। फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, साथ ही साथ आयुर्वेदा क्या कहता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, लाइफस्टाइल में चेंज करो और बैलेंस डाइट खाओ, इससे जिंदगी में काफी ज्यादा जो है आसानी होगी, डिजीज फ्री रहने से, ठीक है, हेल्प होगी। सो वाइल दीज सिस्टम्स कैन हेल्प विद सम कंडीशंस, सो ये जो सिस्टम है ये कुछ कंडीशंस में तो हमें हेल्प कर सकता है और यूजफुल भी होता है हमारी रोज की एक रोज का हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम ये सारी चीजें आयुर्वेदा फॉलो करें तो हमें ये हेल्प तो करेगा कि हाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बढ़िया रहे। लेकिन अगर हमें कोई सीरियस डिजीज हो गया है तो ये आयुर्वेदा उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अगर कोई डिजीज एक नेक्स्ट लेवल स्टेज पे चली गई है तो भी ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाता है जिस तरीके से एंटीबायोटिक या बाकी सारी चीजें जो है रोल प्ले करती हैं, ठीक है।
आप देखो इस तरीके से, देखो हर्ब्स होते हैं काफ़ी सारे, प्लांट्स, फ्लावर्स, ये आपने देखे होंगे, देखो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधों से ये चीज़ें निकाली ली जाती हैं। ये हो गए अलग अलग तरीके के एसेंशियल ऑयल्स हो गए, मिनरल ऑयल्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें ही आयुर्वेदा में यूज़ होती है, नेचुरल चीज़ें होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, थेरेपीज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम। कुछ थेरेपीज दी जाती हैं किस चीज़ के लिए, कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कैसे हो गए, जैसे कि किसी को कोई हार्ट डिजीज हो गया, कोई डायबिटिक है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है, एजमा है किसी को, तो इन सब लोगों को कुछ ना कुछ थेरेपीज दी जाती है मैनेज करने के लिए। जो भी उनको सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि भैया वो उनको क्या फीवर वीवर आता रहता है या उनको कोई और ऐसी परेशानी होती है, ठीक है, तो जो भी उनको सिम्टम डेवलप होते हैं और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी, वो थोड़ी सी इंप्रूव करने के लिए काफी सारी थेरेपीज दी जाती हैं अलग अलग तरीके से। अब कैसी थेरेपीज दी जाती है, या तो उसको रोज मेडिसिन खानी है, मेडिसिन चल रही है किसी की, ठीक है, जैसे कि लोगों को होता है थायराइड हो गया है, ठीक है, लोग डायबिटिक हैं, ठीक है, यहाँ किसी को हार्ट डिसीजेस चल रहे हैं, स्ट्रोक आया था, कभी हार्ट अटैक आया था, उसके बाद जो एक लाइफ है वो थोड़ी सी मतलब लॉन्ग टर्म चलेंगी ये सारी चीज़ें, है ना, लंबे समय तक चलेंगी। तो अब लंबे समय तक या तो डॉक्टर बोलेगा कि भैया रोज़ आपको ये वाली गोली ज़रूर खानी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो ब्लड प्रेशर के लिए रोज़ दवाई खाते हैं, थायराइड के लिए रोज़ दवाई खाते हैं, शुगर के लिए रोज़ दवाई खाते हैं ना। तो या तो मेडिकेशन दी जाएगी या फिर मेडिसिन दी जाएंगी, ठीक है, या फिर बोलेंगे कि लाइफ, और साथ ही साथ ये भी बोलेंगे, मतलब या फिर साथ में ये भी बोलेंगे लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो आप, कि भाई ये चीज़ें नहीं खानी है, ये अवॉइड करनी है, एक्सरसाइज करनी है, रोज़ ये करना है, सुबह जल्दी उठना है, आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो, आप तो पड़े रहते हो, आप इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इससे आप अगर ये चीज़ करोगे, लाइफस्टाइल को इंप्रूव करोगे, चेंज करोगे, तो इससे भी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ी इंप्रूव होगी, अच्छी हो जाएगी, हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर मान लो कि कोई सीरियस इशू हुआ है, किसी को कोई हार्ट अटैक वगैरह आया है, या किसी को कोई पैरालिसिस या कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी, बोन टूट जाती है, फिर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, होता है ना कि अगर यहाँ की बोन टूट जाए तो फिर एक पेन रहता है, हाथ ज़्यादा अब उठ नहीं रहा है, इसके लिए फिर आपने सुना होगा अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह होती है आजकल, है ना, फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हैं कि भाई एक्सरसाइज कराते हैं आपके हैंड्स वगैरह की, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस तरीके की चीज़ों को रिहैबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। इनकी भी नीड पड़ती है, किस लिए, कि जैसे अब मान लो कि किसी को हार्ट अटैक वगैरह आया, कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो अब वो पहले की तरह उनकी बॉडी वर्क नहीं कर पा रही, या फिर फ्रैक्चर हो गया, 2 महीने बाद प्लास्टर खोला है, अब आज ऐसे हाथ उठाने को बोले तो अभी नहीं उठ पाएगा, है ना। तो वो जल्दी से रिकवरी हो, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजें करवाई जाती हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे करके वापस आ पाए, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस, अगर हमें कोई चीज जल्दी पता चल गई है तो कॉन्टिन्यूस केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मतलब वो एक बढ़िया एक चाबी है, एक तरीका है किस चीज के लिए, कि जल्दी से प्रोग्रेशन हो और हम प्रिवेंट कर पाए कि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। अब ये एक छोटे से स्नैपशॉट, एक मतलब मान लो कि रिवीजन हो गया आपके पूरे चैप्टर का, ये जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से पढ़ के बता देती हूँ, चैप्टर से ही है वैसे तो। अब देखो हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन वही लिखी है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल। अगर हम कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली, सोशली और डिजीज फ्री हैं तभी हम हेल्दी कहलाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट है ये। उसके बाद हमें हमेशा जो है खुश रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अपने मूड को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। तो मतलब हेल्थ और हैप्पीनेस जो होती है वो आपस में बहुत रिलेटेड होती है। अगर हम खुश हैं तो भी हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अगर हम दुखी हैं ना तो ना हम अच्छा खाएंगे, ना सोएंगे, ना कुछ करेंगे, इससे हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब जो डिजीजेज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी, अगर हमें कोई बीमारी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई डिजीज है हमें, तो हम जो रोज़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हमारी वर्किंग लाइफ है, हम काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, बॉडी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, बड़ी परेशानी होगी, है ना। तो यही बता रहे हैं कि हमारी बॉडी और माइंड बहुत डिस्टर्ब रहती है, अफेक्ट हो जाती है अगर हमें कोई डिजीज हो। अब जो सिम्टम्स होते हैं आर व्हाट वी फील, अगर हमें कोई सिम्टम फील हो रहा है, जैसे कि हमें कोई पेन हो रहा है, हम बहुत थका थका सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, या हमें कोई साइंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो मेजरेबल साइंस, मतलब साइन और सिम्टम में फर्क होता है, मैं बता देती हूँ। सिम्टम मतलब क्या होता है, जो हमें महसूस हो रहे हैं, जैसे कि दर्द हो रहा है अंदर, तो मुझे महसूस हो रहा है ना, दूसरा उसको देख नहीं पाएगा, यानी अभी मुझे पहले सिम्टम आएगा किसी भी चीज का। मेरे गले में खराश है तो मुझे महसूस होगी, तो यानी मुझे सिम्टम आ गया कि शायद मुझे कोल्ड फ्लू होने वाला है या मेरा गला खराब होने वाला है। अब जो चीजें मेजरेबल हो जाएंगी बाद में, मेजरेबल मतलब मुझे बुखार आ गया है, इसके बाद अब मुझे बुखार आ गया है, तो वो हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो मेजरेबल वाली जो चीजें जो दिखती हैं, जो मेजर कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, वो चीजें हो गई साइंस। तो ये डिफरेंस होता है साइंस और सिम्टम्स में। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो साइन जो होते हैं वो दिख पाते हैं या फिर मेजर हो पाते हैं, जैसे कि फीवर या अगर रैशेज आ गए हैं, ठीक है, तो ये भी एक साइन होता है कि हमारे बॉडी में कुछ एलर्जी, कोई इन्फेक्शन, कोई ब्लड इन्फेक्शन, कुछ तरीके की चीजें हो गई हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सब हमारे लाइफस्टाइल के वजह से होता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इस पे लाई करते हैं, इसमें जर्म्स का कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, कि भाई हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, तो हमें डायबिटीज़ हो सकता है, हमें हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए जा रहा है, हम रोज़ तला पला फैटी जंक फंक ये सब खा रहे हैं, तो हार्ट डिजीज़ तो होगा ही ना। ठीक है, डायबिटीज़ भी फिर बहुत कॉमन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोके जा सकते, कैसे जो है कम करा जा सकता है इसको, कि भाई हम हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं, अच्छा लाइफस्टाइल जिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खुश रहें, मूड बढ़िया रखें, टेंशन स्ट्रेस नहीं लेने का है। ठीक है, तो ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम बच सकते हैं काफ़ी सारी डिजीजेस से। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो पैथोजन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या वर्म्स या प्रोटोजोआ, कोई भी। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज इन सारे पैथोजन से हमको होते हैं। पैथोजन्स कौन होते हैं? जो डिजीज फैलाते हैं, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कोई भी हो सकते हैं, कोई वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर वो दिखने वाला एक वर्म हो सकता है। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को लड़ने में, मतलब हेल्प करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन का काम क्या होता है? वो हमारे इम्यून सिस्टम, वैक्सीन अंदर गई, इम्यून पास गई और उसने हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया कि भाई देखो हम इस चीज़ के लिए आए हैं, ये कभी भी अगर बॉडी में आपको नजर आए तो आपको इस तरीके से हमारे साथ मिलके लड़ाई करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको लड़ाई करनी है। तो यूज वैक्सीन के अंदर डाला क्या जाता है? डेड या वीकन या हार्मलेस पार्ट्स ऑफ जर्म्स, किस लिए? कि डिजीज को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, कम किया जाए, रोका जाए। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग डिजीज। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी डिजीज किसी को हो गया तो क्या करेंगे? पता लगेगा ना, पहले डायग्नोस करेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। ठीक है, तो पहले तो भैया टेस्ट होंगे, डायग्नोज होगा, वो पता चलेगा कि ये दिक्कत हुई है आपको, फिर ट्रीटमेंट चलेगा। तो इससे हेल्प होगी हमें कि भाई हम ठीक हो पाए, क्योर हो पाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है अभी के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया हो। काफी बड़ा था आई नो, लेकिन जो चीजें थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, है ना। तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।